यूपीटी जीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए वॉरियर्स ड्रिल 26। इसके पहले वॉरियर्स ड्रिल 25 हुई थी। आज वॉरियर्स ड्रिल 26 में हमेशा के लिए कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। विच क्रिटिक रेप्यूटेडली कॉल्ड लेक पोएट्स द स्कूल ऑफ वाइनिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रिकल पोएट्स दैट हॉन्ट द लेक्स। ये किसने कमेंट किया है आपको बताना है। क्या कमेंट है? विच क्रिटिक रेप्यूटेडली कॉल्ड लेक पोएट्स। लेक पोएट्स के बारे में किस क्रिटिक ने, किस आलोचक ने कहा है द स्कूल ऑफ वाइनिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रिकल पोएट्स दैट हॉन्ट द लेक्स। ऐसा किसने कहा? ओके किसके बारे में? लेक पोएट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो ये फ्रांसिस जेफरी ने कहा है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके ये ध्यान में रखिएगा, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of अनीता देसाई's novels does the insane wife kill her husband? किस अनीता देसाई के नॉवेल में एक इंसेन वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है? क्वेश्चन नंबर 2 वॉइसेस इन द सिटी, इन कस्टडी, क्राई द पीकॉक, ब्यू गॉर्टनर्स, बॉम्बे का क्या होगा आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ ध्यान में रखिएगा क्राई द पीकॉक में ये सीन होती है जहाँ पर एक इंसेन वाइफ अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। How long did the sting of the poison last in Nizzy Magical's poem Night of the Scorpion? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉइजन है बिच्छू का वो कितनी समय तक रहता है। ओके जो पोम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, उसमें जो जहर का असर कितने घंटे तक रहता है, बिच्छू के जहर का असर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके 24 आवर्स, सॉरी यहाँ पर बी जवाब दें 20 आवर्स सही आंसर होगा। 24 आवर्स नहीं, 20 आवर्स, ये ध्यान में रखना है आपको। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री? किस कवि के साथ हम पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री इस टर्म को एसोसिएट कर पाते हैं कि उसकी जो पोइट्री है उसमें पिक्टोरियल क्वालिटी थी, वो चित्रण कर देती थी, वो सचित्र प्रस्तुतिकरण की क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैले, मिल्टन कौन सही होंगे आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हम यहाँ पर कीट्स की बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमें YouTube पर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ का आनंद लीजिए। अपार्ट फ्रॉम YouTube यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर वॉरियर्स ऐप। आप डाउनलोड कर सकते हैं वॉरियर्स ऐप गूगल पे पर जाकर, और उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटीरियल आपको मिल जाएगा। एनीवे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर वर द यूनक्स डांसिंग इन कमला दास पोम द डांस ऑफ यूनक्स? कहाँ पर ये यूनक्स डांस कर रहे होते हैं कमला दास की पोम द डांस ऑफ यूनक्स में? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। कहाँ पर? अमिड द फ्यूनरल पायर्स, अंडर द फायरी गुलमोहर, इन द गार्डन, इन द रिवर साइड। तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। अंडर द फायरी गुलमोहर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द पोम द डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ 7 स्टैंजा, 2 स्टैंजाज, 4 स्टैंजाज, 3 स्टैंजाज। कितने स्टैंजा हैं डैफोडिल्स में? क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, 4 स्टैंजाज। ओके डैफोडिल्स में ध्यान में रखिएगा। इस तरह के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जिनकी आपने अपेक्षा भी नहीं की ऐसे पूछे जाते हैं। दीज आर इजी क्वेश्चंस बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इट विल बी अ वेरी टफ क्वेश्चन फॉर यू कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, पूरी पोम हमने पढ़ ली, उसका व्याख्या पढ़ ली, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कितने स्टैंजा हैं। ये सब ध्यान में रखिए। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रिफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न इज। इसमें से कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन नहीं आया है कीट्स की द ग्रेसियन अर्न में। LT वाले ध्यान दें, UGC नेट वाले ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ पर द सिल्वन हिस्टोरियन ये तो आया है। एन एटिक शेप ये भी यूज हुआ है पोम में। अ कोल्ड पैस्टोरल, अब देखिए
जिन्होंने पोम नहीं पढ़ी है वो दे विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, 7 में यहाँ पर अ मिस्टीरियस प्रीस्ट यहाँ पर तो नहीं आया है, मुझे नहीं लगता, और यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, 7 में डी आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अपनी तैयारी को धार दीजिए द वॉरियर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू की यहाँ पर सही डेफिनेशन क्या है, पहले ये वर्ड देखिए, चूंकि आगे मैं स्क्रॉल करूँगा। ये देखिए पूछा गया है कि सही डेफिनेशन क्या है पीयर रिव्यू की। ये एक टर्म है पीयर रिव्यू, इसकी सही डेफिनेशन क्या है आपको बताना है। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बताइए क्या होगा। पोस्ट पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच द वर्क इज सबमिटेड टू अ पैनल ऑफ रिव्यूअर्स फॉर असर्टेनिंग क्वालिटी। ए होगा या बी होगा। प्री पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज इवेल्युएटेड फॉर क्वालिटी बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, बी ऑप्शन हो गया। सी हो गया प्री पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज अकम्पनीड बाय रिकमेंडेशंस ऑफ अदर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, डी ऑप्शन हो गया। अ पोस्ट पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क इज सबमिटेड फॉर अ प्रोफेशनल रिव्यू। अब बताएं क्या आंसर होगा इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जिन लोगों ने बी जवाब दिया है या जिनके जहन में बी जवाब आया है, ओके, वो सही है। क्या है? अ प्री पब्लिकेशन प्रोसेस, ये पब्लिकेशन के पहले का प्रोसेस है। इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज इवेल्युएटेड फॉर क्वालिटी बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पीयर रिव्यू का मतलब क्या हुआ, आप ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, पूछा जा सकता है आपसे पीयर रिव्यू क्या होता है। इन द पोम माई लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग द स्पीकर एड्रेस्ड हिज मोनोलॉग टू, किसको संबोधित किया है अपने मोनोलॉग को स्पीकर ने? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, द काउंट, द मैसेंजर ऑफ द कोर्ट, एन इमेजिनरी ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है तो यहाँ सी जवाब देने वाले सही होंगे, मैसेंजर ऑफ द कोर्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अ नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद charts the path of one day in the life of a young man named बाखा। किस नावल की बात हो रही है जिसमें किसी एक कैरेक्टर के, यंग मैन के एक दिन की बात हुई है? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवेल? बाय मुल्क राज आनंद, चार्ट्स द पाथ ऑफ वन डे इन द लाइफ ऑफ अ यंग मैन नेम्ड बाखा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। टू लीव्स एंड बर्ड, अनटचेबल, कूली, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हम अनटचेबल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज यूज टू कन्वे प्रपोर्शंस? क्या यूज, प्रपोर्शंस जब हम अनुपात को लिखते हैं तो क्या यूज होता है? प्रपोर्शंस को जब हम लिखते हैं तो सेमी कॉलन यूज होता है, कॉलन यूज होता है, कामा यूज होता है, हाइफन। एक बहुत ही बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम बिल्कुल यहाँ पर इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉलन आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप कोई अनुपात को दिखाते हैं तो कॉलन ही तो यूज करते हैं। ये देखिए, द कॉलन इज यूज टू कन्वे सर्टेन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शंस एज टू कन्वे प्रपोर्शंस लाइक 4:1। A continuous narrative of a person's life's major or interesting events written by himself for publication is, क्या कहा जाएगा? A continuous narrative of a person's life's major or interesting events written by himself for publication, क्या होगा? बायोग्राफी, मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी, डायरी। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ सी जवाब देने वाले, यहाँ हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आज के डेट में, आप ध्यान में रखिएगा। लेटर राइटिंग, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, वॉइस चेंज करनी है। द ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन, द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन, द ब्रिज वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन, द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही है। द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। क्वेश्चन नंबर 14, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या होगा? दे सेड दे हैव लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे सेड दे लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा यहाँ पर बताएं? दे सेड दे हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
क्या होगा उत्तर आपका? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ अगर बी वाले आंसर पे आप गौर फरमाएंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर, हियर किस में चेंज होगा? देयर में, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस मीन्स, पुट ऑफ का मतलब क्या होगा? इजी है, पूछा गया है कई बार। पुट ऑफ का अर्थ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम बताते हैं यहाँ पे पोस्टपोन करना हो जाएगा। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। पोस्टपोन, डिले दोनों होते हैं। जेटिसन, जेटिसन का मतलब किसी चीज का त्याग कर देना से है, तो क्या होगा? इसका एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है, तो इसका ऑपोजिट चारों विकल्पों में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं अक्यूमुलेशन हो जाएगा। आइए इसको और ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए जेटिशन, जेटिसन में क्या हो जाएगा? तो थ्रो अवे और गेट रीड ऑफ समथिंग दैट इज नॉट वांटेड और नीडेड, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको थ्रो अवे कर देना। ओके, ये हो जाता है, क्या हो जाएगा? जेटिसन हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अक्यूमुलेशन, किसी चीज़ को एकत्रित करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ एपथेटिक। अब आपको एपथेटिक का सिनोनिम बताना है। कौन सा इसमें वर्ड एपथेटिक का सिनोनिम है? बताइए। इनक्यूरियस, कैलस, एक्सेप्ट, ओमिनस, क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इनक्यूरियस हो जाएगा। एपथेटिक का जो सिनोनिम है वो इनक्यूरियस हो जाएगा। जो बिल्कुल क्यूरियस ना हो, जो बिल्कुल जिज्ञासु ना हो, एपथेटिक का ये यहाँ पर एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ये देखिए, एपथेटिक, शोइंग नो इंटरेस्ट और एनर्जी एंड अनविलिंग टू टेक एक्शन स्पेशली वो समथिंग इंपॉर्टेंट। कोई ऊर्जा ना दिखाना, कोई इंटरेस्ट ना दिखाना किसी चीज़ में। ओके, खासकर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यंग पीपल टुडे आर सो एपथेटिक अबाउट पॉलिटिक्स, बहुत ही एपथेटिक है, बिल्कुल दे डोंट शो एनी एनर्जी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो एपथेटिक का अर्थ क्या हो जाएगा? इनक्यूरियस हो जाएगा। इनक्यूरियस को देख लेते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग और नॉट वांटिंग टू डिस्कवर एनीथिंग न्यू। ही इज स्ट्रेंजली इनक्यूरियस अबाउट व्हाट गोज ऑन राउंड हिम। हेराल्ड स्किम्पोल इज ए कैरेक्टर इन, ये कैरेक्टर कहाँ आता है? हेराल्ड स्किम्पोल करके कैरेक्टर ये कहाँ आता है? बताइए। ब्लीक हाउस में, निकोलस निगबाय में, डॉम्बे एंड सन में, डेविड कॉपरफील्ड में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब यहाँ पर होगा ए, ब्लीक हाउस में ये कैरेक्टर आता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड over a long period he found he had hardly made no profit at all। तो देखिए ये बहुत क्लियर है, हार्डली के साथ एनी आता है, नो नहीं आता, तो यहाँ पर इस पार्ट में गड़बड़ी है। ओके, अनडाउटेडली ये पार्ट गड़बड़ है, डी वाला पार्ट, तो नो नहीं आएगा हार्डली के साथ। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पार्ट डी, नो के स्थान पर एनी का प्रयोग होगा क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम आदि के पश्चात एनी का प्रयोग होता है, ना कि नो का। एट ऑल को भी रिमूव करना होगा। शी हार्डली फील्स एनी प्रॉब्लम, ऐसे होता है। शी सेल्डम मेक्स एनी कॉमेंट्स। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड। देखिए यहाँ पर कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है आपको बताना है। बताइए, मिस स्पेल्ट वर्ड बताएं क्या होगा। रिक्यूपरेट सही है, रेगुलेट सही है, रीइंस्टेट सही है। सेपरेट की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो गलत है, SEPARATE होता है, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, SEPARATE। तो ध्यान में रखिएगा, डी पार्ट यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के थे ये 20 क्वेश्चंस जो वॉरियर्स की तरफ से आपको लाए गए रिमाइंड कराने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। और जो पेड वाली ड्रिल है वो भी आपको दे दी जाएगी ऐप पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।